महंगाई पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा बारीकी से समझिएगा, अगर अच्छे से समझ गए ना तो आगे का जितना भी आपका मतलब क्लास है, चाहे वो बैंक से रिलेटेड हो, बैंक का जो भी टर्म्स हो, सब इसी पर बेस्ड है। इसको अगर आप समझ गए तो आगे का तो सब मक्खन के जैसा निकलेगा। तो इसको ध्यान से समझिएगा, थोड़ा कंसंट्रेशन बना के रखिएगा। इन्फ्लेशन एक्चुअली फिजिकली क्या होता है वो आप समझना है आपको। अब देखिए एक सेब है, सेब को हम 10 रुपये में पहले बिक रहा था, अब वही सेब को वो अक्षय कुमार आया और पैसा बरसाने लगा। गाना सुना ना, पैसा पैसा क्यों करती हो, तो अचानक से वो पैसा बहुत बरसा दिया। तो वही जब पैसा बहुत ज़्यादा हो गया तो वही सेब का दाम 30 रुपये हो गया, वही सेब का दाम। तो पहले वो सेब का दाम था 10 रुपया, बाद में वो सेब का दाम हो गया 30 रुपया। तो ये जो अमाउंट जो कम्युनिटी के सेम लेवल के प्राइस पे, जो मतलब प्राइस जो सेम लेवल सेम था लेकिन प्राइस बढ़ गया, तो ये जो प्राइस बढ़ता है इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन, शुद्ध भाषा में महंगाई, है ना। तो ये प्राइस बढ़ा तो इसको फिजिकली समझिए। नेक्स्ट स्लाइड में समझाते हैं। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन को हिंदी में बोलते हैं मुद्रास्फीति। जब मनी सप्लाई आपका बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन होगा। वही चीज़ 10 रुपये में मिल रहा था, वो आदमी के पास 30 रुपया हो गया, तभी ना उसको उस चीज़ को 30 रुपये में दे रहा है। इसका मतलब मनी सप्लाई ज़्यादा हो गया, लोगों के पास पैसा बढ़ गया। लोगों के पास पैसा बढ़ गया तो वही चीज़ में वही चीज़ सेम चीज़ का दाम जो है बढ़ गया। मनी सप्लाई अगर बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा ना। 30 रुपये, अभी एग्जांपल देखें, वही सेब 10 रुपये मिल रहा था, वही सेब 30 रुपये मिला, सेम वैल्यू वाला। तो 30 रुपया कब मिला? जब पहले हमारे पास पैसा 10 रुपया था, बाद में पैसा 30 रुपया हो गया। प्रोडक्शन भी तो घट जाए तभी तो। सुनो, पूरा क्लास पूरा पहले सुन लो, फिर क्वेश्चन करना इस टॉपिक का, बस 10 मिनट लगेगा। उसके बाद मनी सप्लाई बढ़ गया तो हमारा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। दूसरा चीज़, वैल्यू ऑफ मनी क्या होगा? वैल्यू ऑफ मनी मतलब क्या होता है? पावर। पहले 10 रुपया से हम कितना सेब खरीद पा रहे थे, अब अगली बार 10 रुपये से हम कितना सेब खरीद पाएंगे? 1/3। तो हमारा पावर कम गया कि बढ़ गया? कम गया। तो पहले हम 10 रुपये से एक सेब खरीदते थे, हम वही जो सेब 30 रुपये हो गया, तो हमारा पावर जो है 10 रुपये में 1/3 ही सेब खरीदा रहा है। तो हमारा पैसे का जो वैल्यू है वो क्या हो गया? घट जाएगा। तो जब भी इन्फ्लेशन जब भी होगा तो मनी सप्लाई, इसका मतलब बढ़ गया है और इसका मतलब वैल्यू ऑफ मनी घट गया है। इससे आपको ऑटोमेटिक समझ लेना है। ये समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, अब यहां समझिए फिस्कल मेजर क्या होता है। फिस्कल मेजर कहने का मतलब होता है कि जब इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। जब हमको इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई हो गया, अब ये अच्छा है कि बुरा वो चीज़ नहीं है, लेकिन महंगाई होगा तो लोग रोने लगेंगे, तो उसको कंट्रोल करेगा ना गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करेगा? पहले जो है 30 रुपये में सेब मिल रहा था, अरे पहले 10 रुपये में मिल रहा था, बाद में 30 रुपये में मिल रहा था। सरकार क्या किया? इसको कंट्रोल, इसको मतलब क्या करेगा? सब्सिडी देने लगेगा या फिर टैक्स कम कर देगा। तो ये दोनों चीज़, या तो टैक्स कम कर दे या सब्सिडी देने लगे, तो लोगों के पास पैसा बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? बढ़ जाएगा पैसा। तो पैसा बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा आएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना मार्केट में, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ेगा। अभी हम लोग पढ़े हैं, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो पैसा बढ़ जाएगा। अब देखो आरबीआई जो है वो बैंक से जो लोन देती है बैंक को, उसको कम इंटरेस्ट पे लोन देने लगी। आरबीआई अगर बैंक को कम इंटरेस्ट पे लोन देगी तो बैंक के पास बहुत पैसा होगा, फिर बैंक से आदमी के पास भी बहुत पैसा आ जाएगा, तो आदमी के पास भी बहुत पैसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अब इसको कंट्रोल करने के लिए हर एक चीज़ उल्टा करना पड़ेगा। तो फिस्कल मेजर्स क्या होता है? आप टैक्स को बढ़ा दो, सब्सिडी घटा दो। अगर हम टैक्स बढ़ा देंगे, सब्सिडी घटा देंगे, टैक्स बढ़ा दिए, सब्सिडी घटा दिए, तो लोगों के पास पैसा कम होगा, है ना। जो गवर्नमेंट देती है, जैसे एलपीजी सिलेंडर पे एक्चुअल दाम उसका 1500 है, गवर्नमेंट उसको कुछ पैसा दे के 2600 में दे देती है। वो पैसा गवर्नमेंट पेमेंट करती है, मतलब
परिवार चलता रहे इसलिए। तो बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसका मार्केट प्राइस ज़्यादा है। जैसे मान लो पेट्रोल है, पेट्रोल का मार्केट प्राइस 500 रुपये है, गवर्नमेंट उसको सब्सिडी दे करके 100 रुपये में दिलवा रही है, पहले तो और 20 रुपये में दिलवाती थी। तो जो गवर्नमेंट पेमेंट कर दे रही है उसको सब्सिडी बोलते हैं, जैसे फार्मर्स के प्रोटेक्शन के लिए। तो जो गवर्नमेंट जो है सब्सिडी कम देने लगे तो लोगों को ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा खुद से। टैक्स बढ़ा दे तो टैक्स बढ़ा देगा कि लोगों के पास क्या हो जाएगा, पैसे का कमी होगा। तो ये सब चीज़ें जो है ये तरीका है जिससे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है ना। इन्फ्लेशन जो बढ़ा है उससे ये कमाएगा। तो ये इसको क्या बोलते हैं, फिस्कल मेजर्स। सब्सिडी अगर सरकार बढ़ा दिया इसका मतलब कि तुम्हारे को कम दाम में वही चीज़ दे रहा है। सरकार जो है सब्सिडी बढ़ा दिया इसका मतलब कि गैस सिलेंडर जो है एक्चुअल दाम 1000 रुपया था, सरकार 600 दे रहा है, तुमको 400 में पड़ रहा है, ठीक। और वही चीज़ अगर सब्सिडी घटा देगा तो सरकार जो है कम पैसा दे रहा है, सरकार 200 रुपया दे रहा है, तुमको 800 देना पड़ रहा है घर से। तो सब्सिडी अगर घटा देगा तो तुम्हारे हाथ में पैसा कम बचेगा, और टैक्स बढ़ा देगा तभी भी तुम्हारे हाथ में पैसा कम बचेगा। लोन लोगी तो ज़्यादा टैक्स लगेगा तो लोग गलती से लोन नहीं लेगा, लोन नहीं लेगा तो आदमी के पास पैसा रहेगा नहीं, और पैसा रहेगा नहीं तो मनी सप्लाई घट जाएगा, मनी सप्लाई घट जाएगा तो हमारा इन्फ्लेशन घट जाएगा। आरबीआई जो है बैंक को लोन देता है और वो पैसा जो है बैंक जो है कमर्शियल बैंक्स बाकी लोगों को लोन देता है। तो कमर्शियल बैंक्स बाकी लोगों को अगर आरबीआई से उसको लो इंटरेस्ट पे मिल रहा है तो बाकी लोगों को भी तो लो इंटरेस्ट पे देगा वो। तो कम लो इंटरेस्ट पे लोन देगा तो तुम ज़्यादा लोन लोगी, कम इंटरेस्ट पे देगा तो तुम ज़्यादा लोन लोगी, तुम्हारे पास मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें टैक्स कमा दिया, सब्सिडी बढ़ा दिया और आरबीआई लो इंटरेस्ट पे लोन दिया, इस सब चीज़ से इन्फ्लेशन क्या होता है, बढ़ता है। क्योंकि ये सब चीज़ से मनी सप्लाई क्या हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है। तो हमको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, फिस्कल मेजर्स उसको बोलते हैं। जो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए जो मेजर्स होता है उसको फिस्कल मेजर्स बोलते हैं। तो हम टैक्स बढ़ा दें, सब्सिडी घटा दें तो हमारा मनी सप्लाई कम जाएगा। उसके बाद बैंक जो है इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दे, बैंक भी अपना ब्याज का जो दर है वो बढ़ा देगा, उससे भी हमारा मनी सप्लाई घट जाएगा, लोगों के पास पैसा कम होगा। तो ये सॉल्यूशन है, ये तरीका से आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट, ये समझ गए। अब देखिए मनी सप्लाई को घटाना है तो उसके लिए जो है जो फिस्कल मेजर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो करती है उसको फिस्कल मेजर्स बोलते हैं। मतलब क्या क्या तरीका से मनी सप्लाई को घटाया जाए वो तरीका होता है, उसको टेक्निकल टर्म में बोलते हैं फिस्कल मेजर्स। तो ये ABCD पढ़ रहे अभी आप, ये ऑटोमेटिक आपको समझ लेना है आगे जब पढ़िएगा तो उसके बाद आरबीआई जो है बहुत सारा पॉलिसीज लाता है, ठीक है। तो ये सब तरीका से मनी सप्लाई को घटाया जाता है, देखेंगे आगे। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन का कारण क्या होता है, क्या क्या कारण से हमारा महंगाई बढ़ेगा, ठीक। जब पहला कारण होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, चाहे सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन, मतलब डिमांड में बढ़ोतरी हो गया और सप्लाई में कमी हो गया। एक एग्जांपल से समझिए, कोई टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, उसका डिमांड बढ़ा दिए। टीचर अच्छा पढ़ाएगा तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा, अच्छा इतरा करके प्राइस बढ़ा देगा, अपना बढ़ा देगा ना। तो प्राइस जब बढ़ा देगा तो लोगों के पास पैसा कमेगा कि बढ़ेगा, पैसा कम जाएगा लोगों के पास। तो ये तरीका है इन्फ्लेशन बढ़ने, मतलब टीचर के पास तो पैसा ज़्यादा आएगा ना, तो टीचर जो है ज़्यादा लोग मतलब ग्रुप में लोग पैसा इसको दे रहा है तो महंगाई कोई बढ़ा रहा है कि कमा रहा है, इससे समझो। सेब का उत्पादन पहले जो है 100 एप्पल जो है 100 लोगों में बढ़ता था, बाद में 50 एप्पल 100 लोगों में बटाया जा रहा है, क्योंकि लोग बढ़ गए लेकिन डिमांड हमारा क्या हो गया, सप्लाई हमारा कम हो गया। पहले 100 एप्पल था, बाद में 50 एप्पल रहा, लेकिन आदमी उतना ही है, तो सप्लाई हमारा क्या हो गया, कम हो गया। तो जब सप्लाई हमारा कम हो जाएगा तो उस केस में प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। तो प्राइस जब बढ़ जाएगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन होगा। तो सप्लाई जब कम हो जाता है तो इन्फ्लेशन होता है। अब ऐसे उल्टा समझो, 100 लोगों के पास 100 एप्पल था, अगले बार 100 लोगों के पास 85 एप्पल है, डिमांड का बढ़ा कि घट गया,
डिमांड बढ़ गया, क्योंकि 85 एप्पल में 100 लोगों को देना है, तो डिमांड ज़्यादा है। तो जब डिमांड ज़्यादा होता है तभी भी आपका मनी सप्लाई बढ़ जाता है, प्राइस बढ़ जाएगा। किसी भी चीज़ का डिमांड अगर ज़्यादा है, जैसे टमाटर है, टमाटर का सप्लाई कम है, अभी सप्लाई कम हो रहा है महाराष्ट्र में, लेकिन उसका डिमांड ज़्यादा है तो उसका प्राइस बढ़ गया है। तो प्राइस अगर बढ़ गया तो इन्फ्लेशन होने का बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। क्योंकि डिमांड, इसका पहला क्या चीज़ हुआ, मतलब जब डिमांड में बढ़ोतरी हो तो हमारा जो है प्रोडक्शन का प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ जाएगा तो हमारे इन्फ्लेशन का वजह हो जाएगा, ठीक है। तो पहला हो गया डिमांड में बढ़ोतरी। अब डिमांड और सप्लाई इंटर वाइस वर्सा है, वो ऑटोमेटिक समझ लेना, ठीक है। तो डिमांड में बढ़ोतरी होगा, सप्लाई में कमी होगा तो इन्फ्लेशन का वजह बनेगा, ठीक। नेक्स्ट, अब एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जब कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ जाए तभी भी तुम्हारा जो है, जब वस्तु का लागत में वृद्धि हो जाएगा तभी भी उसका प्राइस बढ़ जाएगा। कैसे, समझो। लेबर को पहले 100 रुपये प्रति डे और अत्याचार करा करके पूरा दिन भर खटाया जाता था, 5 दिन तक काम करा के काम खत्म हो जाता था। कोई भी प्रोडक्शन मान लो हम लोग कर रहे हैं, लेबर को पहले पुराने ज़माना में 100 रुपये एक दिन का वेजेस दिया जाता था। 100 रुपया वेजेस देकर दम भर खटाया भी जाता था, उसके साथ अत्याचार भी किया जाता था। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक खटाया जाता था, और 5 दिन में काम खत्म, 500 रुपया हमको घर से पैसा लगा, लेबर पेमेंट और सब लेके, ठीक। और हम 500 रुपया प्रॉफिट है, हमारा 1000 रुपया सेलिंग प्राइस हो गया, उस जो भी चीज़ बनाए अपना प्रॉफिट जोड़ के, ठीक। अब वही चीज़ मनरेगा आने के बाद महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा को MG लिखो चाहे M लिखो, वो नरेगा बोलते हैं इसको, महात्मा गांधी तो छांटिए लोग, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा आने के बाद लेबर को पेमेंट फिक्स कर दिया गया, 300 रुपया 400 रुपया जो भी एक अमाउंट फिक्स कर दिया गया, उतना देना ही है मिनिमम वेजेज। तो हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि 200 रुपये कर दिया गया, 200 रुपये कर दिया गया। उसके बाद उसके पास एटीट्यूड भी आ गया कि भाई हम इतने काम करेंगे, तुमको कराना है तो करा, नहीं तो दूसरा देख ले, हमारे पास है नरेगा, है ना। तो एटीट्यूड भी आ गया और 200 रुपये पर डे भी हो गया। तो हमारा तो 5 दिन तक अगर हम करवाएंगे 200 रुपये पर डे लेबर से, तो हमको तो कॉस्ट लग गया 1000 रुपया, है। हम तो भाई 500 रुपया प्रॉफिट लेंगे ना, तो 1500 रुपया हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। तो प्रोडक्शन का कॉस्ट हमारा कैसे बढ़ गया, क्योंकि हमारा कॉस्ट प्राइस बढ़ गया। यहाँ 500 था, यहाँ पे 1000 रुपया था। तो अगर कॉस्ट, प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा तो भी हमारा प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो उससे महंगाई बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो पहला इन्फ्लेशन क्या हुआ, डिमांड बढ़ गया, सप्लाई कम गया तो प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ जाएगा। दूसरा हुआ कि प्रोडक्ट का कॉस्टे बनाने में बढ़ जाए तो भी प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ जाएगा। तीसरा, इसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन समझ में आ गया। अब तीसरा समझिए। तीसरा जो होता है, अच्छा 2 ही होता है, ठीक है। एक और होता था, ये छूट गया है लग रहा है, देखिए तो, नहीं जी एक और है। समझना है कि इन्फ्लेशन अच्छा है कि बुरा है, ठीक है। इन्फ्लेशन हमारे लिए अच्छा होता है कि बुरा होता है, ठीक। तो जब इन्फ्लेशन होगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, इतना तो आपको समझ में आ रहा है। मनी सप्लाई बढ़ रहा है तभी इन्फ्लेशन हो रहा है ना। लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है। तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा तो लोग खर्चा भी ज़्यादा करेगा, है ना। और लोग खर्चा ज़्यादा करेगा तो उसका डिमांड बढ़ा देगा कोई भी चीज़ का। भाई खर्चा ज़्यादा करेगा तो बोलेगा 2 साड़ी भी होना चाहिए, 2 सूट भी होना चाहिए, 2 जूती भी होना चाहिए। तो डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पैसा ज़्यादा होने पर सब हो रहा है। अच्छा, अब ये डिमांड बढ़ेगा तो लोग, इंडस्ट्री को प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा उसको कोप करने के लिए। अब इंडस्ट्री को प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा तो इसमें रोज़गार ज़्यादा मिलेगा लोगों को। तो रोज़गार ज़्यादा मिल रहा है क्या होने से, इन्फ्लेशन होने से। तो अच्छा है कि बुरा है, अच्छा है। तो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। नेक्स्ट, तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। इनडायरेक्टली हम घुमा के ही बोल सकते हैं। अच्छा,
एक आदमी था, फिलिप्स नाम का आदमी, फिलिप्स का जो बल्ब आता है ना, वो फिलिप्स ट्यूबलाइट। तो इसका ट्यूबलाइट घूम गया, वो क्या बोल दिया घुमा के, बड़ा बड़ा साइंटिस्ट लोग जो है ना वो बातों को डायरेक्ट नहीं बोलता कि हाँ 2 जोड़ 2 4 होता है, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, घुमा के बोलता है। तो ये क्या करा, ये बोला कि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट घट जाएगा, उल्टा बोला ये। और अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच ग्राफ प्लॉट किया और ऐसे डिक्रीजिंग ग्राफ बताया, ये इसको बोलते हैं फिलिप्स कर्व। इन्फ्लेशन यहाँ पे देखो आई था तो अनएम्प्लॉयमेंट इतना था, और यहाँ पे इन्फ्लेशन आई डैश रहा तो अनएम्प्लॉयमेंट देखो कितना कम हो गया। तो अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच ग्राफ कौन बनाया, फिलिप्स। तो इन्फ्लेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्प्लॉयमेंट, उसी को घुमा के बोल दिया कि इन्फ्लेशन बढ़ाएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट घट जाएगा, ठीक है। तो लोगों को रोजगार ज़्यादा मिलेगा, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, तो उसी को घुमा के बोला। तो अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच ग्राफ कौन बताया, फिलिप्स। और कैसा बताया, इन्वर्सली। हाँ, तो बस यही एग्जाम में बहुत आता है ये, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो इन्फ्लेशन कितना प्रकार का होता है, इन्फ्लेशन का टाइप्स। पहला होता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। अगर आपका इन्फ्लेशन 2% से कम है तो उसको बोलेंगे क्रीपिंग, मतलब रेंगता हुआ, क्रीपिंग। अगर 2% से कम है तो उसको बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। अगर 2% से ज़्यादा है लेकिन 10% के कम है, 2 से 10 के बीच में है, तो उसको बोलते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन, मतलब चल के जा रहा है, चलाए हैं। और अगर 2 डिजिट में है, मतलब 10 से लेकर 99% तक है, तो उसको बोलते हैं रनिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। और अगर 3 डिजिट में है तो उसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, मतलब बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन, ठीक है। तो CWRH 2, 10, 99 और फिर 100, मतलब 2 डिजिट में, 3 डिजिट में और 1 डिजिट में। 1 डिजिट में 2 को याद रखो, बिलो 2% में क्रीपिंग, 2 से 10 के बीच में वॉकिंग, 2 डिजिट में रनिंग और 3 डिजिट में हाइपर, ठीक है। समझ में आ रहा। नेक्स्ट, अब एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, मंदी जनित मुद्रास्फीति। जब इन्फ्लेशन, ऐसा इन्फ्लेशन हो और तुमको एम्प्लॉयमेंट मिला ही नहीं। अभी हम पढ़े कि इन्फ्लेशन से एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन भी हो जाए और एम्प्लॉयमेंट भी ना मिले, ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि इन्फ्लेशन, महंगाई हो और आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिले, मतलब उसको आदमी कोप नहीं करे। तो जब इन्फ्लेशन भी हो जाए और आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिले, उस सिचुएशन को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, ठीक है। ये बस खाली वर्ड है, एग्जाम में बस डिफिनीशन पूछ देगा घुमा के, मतलब फिजिकली आप समझ लिए तो कैसे भी घुमाएगा वो आप आंसर मार दोगे। अगर इन्फ्लेशन हो रहा है और एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है तो वो स्टैगफ्लेशन होता है, ठीक। नेक्स्ट है कौन, ये 2% से कम है तो क्रीपिंग, 2 से 10 के बीच में है तो वॉकिंग, 2 डिजिट में है मतलब बोले तो 10 से लेकर 99 रनिंग इन्फ्लेशन, और 3 डिजिट में है तो हाइपर इन्फ्लेशन, मतलब बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन, ठीक है। और अगर इन्फ्लेशन से आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है तो वो स्टैगफ्लेशन, ठीक है। नेक्स्ट, तो स्टैगफ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन हुआ लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है। अभी हम लोग पढ़े हैं कि इन्फ्लेशन होगा तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, अच्छा चीज़ है, लेकिन सब बैलेंस रहना चाहिए। ज़्यादा हो गया तो वो भी अच्छा चीज़ नहीं है, महंगाई। अब देखिए डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है, जब कोई भी सामान का प्राइस जो है घट जाए, उसको महंगाई बोलो तो इसको क्या हिंदी में क्या बोलेंगे, सस्ताई, है ना। सामान सस्ता हो गया तो कोई भी कमोडिटी, मतलब सामान का जो प्राइस है वो कम जाए। तो अगर 1 क्वार्टर तक कंटिन्यू सामान का वैल्यू जो है कम ही रहा है, तो उस समय जब 1 क्वार्टर तक कंटिन्यू अगर ये स्टे कर गया डिफ्लेशन, तो उस समय की सिचुएशन को बोलते हैं रिसेशन, ठीक है। रिसेशन बोलते हैं अगर 1 क्वार्टर मतलब 3 महीना, है ना, 3 महीना कंटिन्यू अगर जो है कमोडिटी का सामान का दाम जो है घट ही के रह गया तो मतलब रिसेशन आ गया। अगर 2 क्वार्टर हो जाए तो क्या हो जाएगा, डिप्रेशन, और 3 क्वार्टर हो जाए तो क्या हो जाएगा, ग्रेट डिप्रेशन, मंदी, महामंदी, ठीक है। तो डिफ्लेशन अगर कंटिन्यू 1 क्वार्टर तक है तो रिसेशन, 2 क्वार्टर तक है तो डिप्रेशन, और 3 क्वार्टर तक है तो ग्रेट डिप्रेशन। बस खाली आपको समझना है, यही तो क्वेश्चन आता है, समझ में आ रहा। नेक्स्ट,
अब देखिए मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन होता है तो मनी सप्लाई को घटाना पड़ेगा, तब जा करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और डिफ्लेशन होगा तो मनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा, तब मंदी को आप ठीक कर सकते हैं, है ना। तो अब देखिए क्या चीज़ है, मॉनेटरी पॉलिसी जो बैंक करता है आरबीआई, तो एक ऐसा पार्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी जिसमें मनी सप्लाई को बढ़ाया जाए चाहे दिखलाया जाए आरबीआई के द्वारा, वो पार्ट ऑफ मॉनेटरी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अब लोग बोला कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ भी रहा है तो तकलीफ हो रहा है, कम भी रहा है तो तकलीफ हो रहा है। बढ़ रहा है तो एम्प्लॉयमेंट तो मिल रहा है, लेकिन महंगाई इतना बढ़ जा रहा है कि लोग मरा जा रहा है, नीचे वाला लोग। और घट रहा है तो इन्फ्लेशन घट रहा है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है, दोनों प्रॉब्लम हो रहा है। तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए जो है आरबीआई जो है सी रंगराजन कमेटी 2016 में, सी रंगराजन आरबीआई के गवर्नर थे उस समय, तो रंगराजन आरबीआई के गवर्नर थे, तो 2016 में जो है वो फिक्स कर दिए कि भाई 4% इन्फ्लेशन रहा तो बैलेंस माना जाएगा, और ±2% उसमें टॉलरेंस लिमिट दे दिया गया कि 2% घट भी रहा है और 2% बढ़ भी रहा है तो ज़्यादा रोने का ज़रूरत नहीं है, आंसू बहा के काम चला सकते हैं, मतलब दूसरा को नहीं दिखाएंगे। तो उसमें परमिशन दे दिया कि भाई 4 में से 2 जाएगा तो मिनिमम 2% इन्फ्लेशन रहा तो कोई तकलीफ नहीं, और मैक्सिमम 6%, 2% ±2 परमिट दिया, 4% फिक्स कर दिया, वो इन्फ्लेशन को 4% फिक्स कर दिया, ±2% दे दिया, तो मिनिमम 2% हो जाएगा, मैक्सिमम 6%। तो मिनिमम 2% और मैक्सिमम 6% हमारा इन्फ्लेशन रहना चाहिए, ठीक है। अब इसको अगले वाले पार्ट में डाल दीजिए, क्योंकि अब आरबीआई पढ़ेंगे ना।